हेलो साथियों, डीएलपी इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम बायोलॉजी के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको 9, 10th, 11th, 12th की बायोलॉजी के चैप्टर्स आपको समझाएंगे और पढ़ाएंगे। जिसमें ये जो चैप्टर होंगे ये एनसीईआरटी बेस होंगे। साथ में हम कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उन सबको कवर करें, उन सभी टॉपिक को लें जो आपके लिए आगे चल के एग्जाम में जरूरी होंगे। आज जो हम टॉपिक लिए हैं वो उस चैप्टर का नाम है सेल, यानी कि कोशिका, जो क्लास 9th और क्लास 11th का टॉपिक है। सेल सेल का अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। सेल की अगर बात करें, सेल का अर्थ क्या होता है? एक छोटा सा कमरा। सेल शब्द की उत्पत्ति सेलुला से हुई है और सेल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने कार्क क्या होता है? एक लकड़ी का टुकड़ा मान सकते हो आप, लकड़ी का पार्ट था। कार्क को जब देखा तो कार्क में मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचना दिखाई दी इनको, जिसको उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा ये तो सेल है। सेल का मतलब होता है छोटा सा कमरा, ए स्मॉल रूम। यानी कि जो सेल शब्द का प्रयोग आया ये रॉबर्ट हुक द्वारा आया, और इसीलिए सेल की खोजकर्ता का श्रेय जो है, या सेल का खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। अब हम यहां पे थोड़ा सा ब्रीफ से, थोड़ा सा बेसिक से देख लेते हैं जो सेल है वो कैसे बनी। अभी आप जानते हैं कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, सबसे छोटा अणु जो होता है वो किसी भी पदार्थ का एटम होता है, यानी कि परमाणु होता है। और जब परमाणु मिलते हैं तो अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी कि बृहद अणु बनते हैं। और जब बृहद अणु मिलेंगे तब जागे चल के जो बायो मॉलिक्यूल होंगे उनसे चल के कोशिकांग बनेंगे। अब यहीं से एटम यानी कि परमाणु, परमाणु से अणु यानी कि मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल और बायो मॉलिक्यूल, ये सभी जो हैं केमिस्ट्री के पार्ट हैं। ये आपने देखा कि जो एटम है वो केमिस्ट्री का सबसे छोटा यूनिट है। ऐसा ही बायोलॉजी में सबसे जो बेसिक यूनिट है, सबसे फंडामेंटल यूनिट है, सबसे आधारभूत इकाई है, वो सेल है। सेल के बिना कोई भी सजीव एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पाया नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है, कोशिका जीवन का मूलभूत आधार है, कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है। अब जो कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक बनता है। हालांकि बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो एक कोश के होते हैं, जैसे इल्यूमिना है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ट्रिपेनोसोमा है, जिसमें ईस्ट है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो एक कोश के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे जीवों का विकास हुआ, कोशिका का संगठन स्तर बढ़ता गया, और जो जीव हैं वो कोशिका से ऊतक स्तर, अंग स्तर, अंगतंत्र स्तर, और इस प्रकार से जो है विकसित होते चले गए। तो जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका जब मिलती है तो ऊतक का निर्माण होता है, और जब ऊतक मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है, और अंग मिलते हैं तो अंगतंत्र का निर्माण होता है। और अंग तंत्र जो है, पूरा का पूरा जो एक अंग तंत्र है, ये एक पूरा काया, पूरा शरीर, पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा सजीव बनाता है। तो हमें जो पढ़ना है आज, सेल का इंट्रो पढ़ना है। सेल हम देखेंगे तो यहां थोड़ा सा देखिएगा। हमने बताया जो एटम होते हैं, ये एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि अणु बनता है। जब मिलते हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूल यानी बृहद अणु बनते हैं, और जब बृहद अणु मिलते हैं तब जाकर के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे ऑर्गेनेलिज बनती हैं, कोशिकांग बनते हैं। और जब कोशिकांग मिलते हैं तो कोशिका का निर्माण होता है, और कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक, ऊतक से अंग, और अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से पूरा का पूरा जीव। ये आपको समझ में आता होगा, एक पूरा इस प्रकार से जो है संगठन बनता है। यहां पे आपको सेल टॉपिक को समझना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सेल की। तो सेल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है सेलुला से हुई। कहां से हुई है? लैटिन भाषा के सेलुला से हुई है, सेलुला से। सेलुला का अर्थ होता है ये स्मॉल रूम, ए स्मॉल रूम। अब ये कहां से ये स्मॉल रूम आया? आपके सामने एक चित्र बना हुआ देख रहे हैं। ये जो स्मॉल रूम की बात हो रही है, स्मॉल रूम या सेलुला शब्द जो यूज हो रहा है, ये वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने वास्तविक में कार्क, अभी हमने बताया आपको, जो कार्क होता है लकड़ी का एक पार्ट होता है, उसको उन्होंने देखा कि मधुमक्खी के जैसे छत्ता होता है। मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, कैसा होता है? क्यूब जैसा होता है। अगर इसको आप देखें, मैं एक तरफ कलर कर दूं तो ये क्यूब जैसा दिख रहा है। ऐसे मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचना रॉबर्ट हुक ने देखी, और इसको उन्होंने कहा इट इज ए सेल, ये तो एक छोटा सा कमरा है। तभी से जो है सेल शब्द का प्रयोग प्रचलन में आया। इसलिए सेल का खोज या सेल की खोजकर्ता रॉबर्ट हुक को माना जाता है। हालांकि आप ध्यान दें, लकड़ी का एक पार्ट होता है, वास्तविक कॉर्क जो होता है वो छिकला होता है, डेड होता है। और चूंकि वो निर्जीव था,
लेकिन श्रेय खोजकर्ता के रूप में रॉबर्ट हुक को ही जाता है। वास्तविक उन्होंने क्या देखी थी? मृत कोशिका देखी थी। यानी कि कहा जाए सेल शब्द का प्रथम बार सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। सेल के जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा। एक बात और, ये जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने सेल को कोई सजीव नहीं बताया था। इन्होंने जो बताया सेल का सिंपल सा मतलब बताया, छोटा सा कमरा। इनका जीवन से कोई उसका तालमेल नहीं था, कोई उसमें जीवन की कोई बात नहीं थी। इसमें उन्होंने केवल एक छोटा सा कमरा के लिए उसे कहा था। अब यहां पर ये जो कोशिकाएं होती हैं, अब कोशिका को सजीव में या सजीव कोशिका को अध्ययन करने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटिनो वान ल्यूएनहॉक या एवी ल्यूएनहॉक। एवी ल्यूएनहॉक आपके सामने चित्र बना हुआ है। इन्होंने एक विकसित, उस समय के हिसाब से विकसित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के पानी में सबसे पहले सजीव कोशिका को देखा था। सबसे पहले तालाब के पानी में सजीव कोशिका को देखने वाले या सबसे पहले सजीव कोशिका को देखने वाले एंटिनो वान ल्यूएनहॉक हैं, जिन्होंने अपने आप से थोड़ा सा विकसित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। इन्होंने और भी तालाब के पानी में उपस्थित सूक्ष्मजीव के अलावा और भी कुछ कोशिकाएं देखी थी, जैसे इन्होंने व्हाइट ब्लड सेल्स देखी थी। इसके अलावा इन्होंने रेड ब्लड सेल्स देखी थी, ईस्ट देखा था, ईस्ट सेल देखी थी, स्पर्म सेल देखा था और बैक्टीरियल सेल देखी थी। बैक्टीरियल सेल यानी कि जीवाणु की कोशिकाएं देखी थी। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, जो सजीव होते हैं, सजीव तो एक कोश के भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यानी कि देखिए, ये मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए जीव चाहे एक कोशिका का हो, चाहे बहुत सारी कोशिकाओं का हो, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, लेकिन होगा तो सेल से ही। यानी कहा जाता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? सेल जीवन की आधारभूत इकाई है। सेल के बिना जीवन संभव नहीं है। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल लाइफ का यानी कि जीवन का निर्माण करता है। जीवन अगर बना है, जीवन अगर है तो सेल के द्वारा ही है। और अगर जीवन में कार्य हो रहे हैं, फंक्शन हो रहे हैं, तो भी उस सेल के द्वारा ही हो रहा है। बिना सेल का जीवन का कोई कार्य नहीं हो सकता। यानी ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस, जितने भी जैव प्रक्रम होते हैं, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, वो सब के सब कोशिका के अंदर ही संपन्न होते हैं। यहाँ तक में हमारी जो बॉडी है पूरी कोशिका का समूह है, और वो कोशिका के साथ मिल करके अलग अलग कार्य को जो है कर रही हैं। किसी का काम है बॉडी में जो ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना, किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है। यानी हर एक कोशिका अपना अपना काम कर रही है। तो इस प्रकार से पूरा एक जीव जो है वो चलता है। एक कोशिका में भी ऐसे होता है, बहु कोशिका में भी ऐसे होता है। तो कोशिका के बिना जीवन तो संभव है नहीं, इसलिए कोशिका क्या बोला जाएगा? जीवन की मौलिक इकाई कहा जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे हम थोड़ा सा और बताते हैं आपको, ये जो कोशिका है, कोशिका कितने प्रकार की होती है। देखिए, कोशिका खोजी जा चुकी, सजीव कोशिका खोज देखा जा चुका। अब कोशिका के वर्गीकरण की बात आती है। जैसे जैसे विकास होता है और थोड़ी सी स्टडी, थोड़ा सा अध्ययन बढ़ता जाता है। अब कोशिका की खोज की बात आपने देख ली। अब कोशिका के प्रकार, कोशिका का क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए। कौन कौन सी? क्या पादप कोशिका, जंतु कोशिका? नहीं, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो जीवन की उत्पत्ति के पहले सबसे पहले बनी थी। प्राइस में लगे वो समझ जाओ पहले बने थे प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका का अर्थ होता है ऐसी कोशिकाएं जिसमें कैरियन यानी कि कैरियोट यानी कि जिसके पास में केंद्रक अनुपस्थित होता है। ऐसी कोशिकाएं जिसके पास केंद्रक अनुपस्थित होता है उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के पास में केंद्रक के साथ साथ कोशिकांग भी अनुपस्थित होता है। लेकिन इस बात को एक आपको ध्यान रखना है अपवाद के रूप में, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास में 70S नाम का राइबोसोम भी पाया जाता है। ये अपवाद स्वरूप आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है, यू मतलब होता है वास्तविक, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके पास में सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है। इसके साथ साथ उनके पास सभी प्रकार के कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग, जो कोशिका के कार्यों को संपन्न कराएंगे, वो उपस्थित होते हैं। तो दो प्रकार की कोशिकाएं देखिए आपने, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि सबसे पहले कौन सी कोशिका बनी थी? जीवन की उत्पत्ति जब हुई थी तो कौन सी कोशिका बनी थी? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? पूर्व केंद्रिक या सुकेंद्रिक? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आइए देखते हैं। हमने बताया पूर्व केंद्रिक कोशिका को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब यहां अंग्रेजी जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये इसी अंग्रेजी वर्ड को हिंदी में लिख के देते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक कोशिका, ऐसा शब्द यूज करते हैं। और सुकेंद्रिक कोशिका क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल।
यूकैरियोटिक सेल नाम दिया जाता है। अब हमने बताया प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होंगी उनके पास क्या क्या न्यूक्लियस होगा, बताइए। न्यूक्लियस उनके पास नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट के पास न्यूक्लियस होता है। सेल ऑर्गेनेलिस, कोशिकांग, बताओ कोशिकांग होगा, कोशिकांग नहीं होता है, कोशिकांग नहीं होगा, और यूकैरियोटिक कोशिका के पास कोशिकांग होगा। यहां देखो, बायोलॉजी में प्लस का मतलब होता है कोई चीज उपस्थित है और माइनस का मतलब होता है अनुपस्थित है, यानी कि नहीं पाया जाएगा तो माइनस लिख देंगे और पाया जाता है तो प्लस लिख देते हैं। ये सारे टर्म में लिखा जाता है, ये आपको समझाने के लिए यूज करें, हमने बहुत से सेंटेंस बोले, आप उसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे और देखिएगा, हमने अभी आपको बताया था कि जो कोशिकांग होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें 70S टाइप का एक राइबोसोम पाया जाता है, इसको आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे चल के आप सुकेंद्रीय कोशिका को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहां पर हम आज आपको कंप्लीट में केवल और केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका को समझाएंगे। देखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया जो है, यानी कि जीवाणु जो है, वो प्रोकैरियोटिक जीव है, एक प्रकार का प्रिमिटिव जीव है। उसके पास केंद्रक नहीं होता है, उसके पास कोशिकांग नहीं होता है। अब जब केंद्रक नहीं होगा, कोशिकांग नहीं होगा, तो इसके अंदर जो द्रव्य होता है, उसी में जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है, जिसे कोशिका द्रव्य प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, उसी के अंदर अनुवांशिक पदार्थ फैला पड़ा होता है, स्कैटर्ड पड़ा होता है। अब इसके पास जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, जब भी क्रोमोसोम बनता है तो केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। ऐसा पूछा गया कई बार कि प्रोकैरियोट में कितने क्रोमोसोम पाया जाता है, तो केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ कैसे होता है, फैला पड़ा होता है, स्कैटर्ड पड़ा होता है, उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती। जब केंद्रक है नहीं, केंद्रक कैसे बनता है? अनुवांशिक पदार्थ के चारों तरफ से जब कोई बाउंड्री होती तभी तो केंद्रक कहलाता है। तो यहाँ पर अनुवांशिक पदार्थ के चारों तरफ कोई बाउंड्री है नहीं, तो क्या होगा, पूरा जो है पूरा कोशिका द्रव्य में फैला पड़ा होता है। यहाँ पे आपके सामने देखिए, जो अनुवांशिक पदार्थ पूरे कोशिका द्रव्य में फैला पड़ा हुआ है, धागेनुमा संरचना, उसको हम न्यूक्लियाइड या केंद्रकाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड या केंद्रकाप बोलते हैं। बाकी जो तरल फैला पड़ा हुआ है, तरल को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ राइबोसोम पाया जाता है। पूर्व केंद्रीय कोशिका में, प्रोकैरियोट्स में क्या पाते हैं? राइबोसोम। ध्यान रखिएगा, कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S। ये क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट है। राइबोसोम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट मापने का मात्रक है ये, ठीक है, यूनिट है। तो 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, केवल प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी जो प्रोकैरियोट होते हैं, उनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, फिर सुनिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के अलावा अतिरिक्त जो अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। और इस प्लाज्मिड से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में या बैक्टीरिया में अतिरिक्त गुण आते हैं। तो जो प्लाज्मिड होते हैं, ये अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो मुख्यतः सर्कुलर डीएनए होते हैं। कैसे होते हैं? सर्कुलर डीएनए होते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा, प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स। ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखें तो एक बड़ी धागेनुमा संरचना है जिसे फ्लेजिलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लेजिलम। फ्लेजिलम का काम क्या होता है? ये प्रोकैरियोट को गमन करने में हेल्प करता है, उनको मूवमेंट में हेल्प करता है, मदद करता है। इसके अलावा जो छोटे छोटे उभार हैं जिनका नाम पिली या फिम्बरी है, इनका बस इतना काम होता है, प्रोकैरियोट में पाए जाने वाले पिली या फिम्बरी या बैक्टीरिया में पाए जाने वाले पिली या फिम्बरी का काम इतना होता है, जहां पर ये जाएंगे, चाहे वो होस्ट हो चाहे वो सबस्ट्रेटम हो। होस्ट मतलब जिसको इन्फेक्ट करने गए, जिसको संक्रमित करने गए हैं। जैसे किसी को कोई बीमारी होती है बैक्टीरिया से, तो उसके अंदर वो जाएंगे ना, तो वहां पर चिपकने के लिए, अब जिसको संक्रमित करेंगे वो उसका होस्ट हो गया, तो उस पर चिपकने के लिए ये पिली और फिम्बरी का प्रयोग करते हैं। तो होस्ट से चिपकने के लिए या सबस्ट्रेटम से, पदार्थ स्थान से चिपकने के लिए पिली और फिम्बरी का प्रयोग करते हैं। कौन? प्रोकैरियोट्स। बात समझ में? अब यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनके पास में सेल वॉल पाई जाती है और सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। सेल वॉल म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जबकि आगे हम आपको पढ़ाएंगे यूकैरियोट में प्लांट सेल जो होती है, उसके पास में जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, जो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यहां पर जो सेल वॉल बनी है किसमें? प्रोकैरियोट में म्यूकोपॉलीपेप्टाइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन के मिश्रण से बना हुआ, जो एक प्रकार का एडवांस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, आपने सुना होगा, नाग और नाम। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन जो होता है, इनके मिक्सचर से बनता है म्यूकोपॉलीपेप्टाइड। तो ये पाई जाती है। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जो जीवाणु होते हैं, उनके पास कैप्सूल भी होता है। कैप्सूल होता है या स्लाइमोड होता है, मतलब तो ये जो कैप्सूल और ये कुछ बैक्टीरिया में, कुछ जीवाणु में ही पाए जाते हैं। और ये लक्षण आता है, हमने बताया, जो अतिरिक्त गुण आते हैं वो प्लाज्मिड के कारण आते हैं। तो यहां पर अगर ये जो चित्र बना हुआ है, इसमें हमने कैप्सूल लिया है, क्योंकि कुछ प्रोकैरियोट्स, कुछ जीवाणु जो होते हैं, उनके पास कैप्सूल भी पाया जाता है। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि ऐसे जीवाणु या ऐसे प्रोकैरियोट्स जो सबसे पहले बने थे
जैव विकास के क्रम में या पृथ्वी के निर्माण के बाद में जीवन की उत्पत्ति में सबसे पहले बने थे, वो कौन से जीवाणु थे? ऑप्शन में दे रहा हूं, 2 ऑप्शन है, आर्कीबैक्टीरिया या यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया या यूबैक्टीरिया, ध्यान से सुन लीजिएगा। आर्कीबैक्टीरिया या यूबैक्टीरिया, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और हमें यह भी बताना है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, हमें किस जगह पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि हम इस चैनल से पढ़ रहे हैं, उनको भी सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो देखने के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।